नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस कक्षा में। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास की हिंदी का जो हमारा काव्य खंड का भाग है। काव्य खंड कह सकते हैं या गद्य पद्य भाग कह सकते हैं। उस पद्य भाग का अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है उमा शंकर जोशी जी के द्वारा लिखी गई दो कविताएं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। ठीक है, तो इन दोनों कविताओं को लेकर उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो उन सारी चीज़ों को तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो लेक्चर नंबर 1 के रूप में आज इनका परिचय पढ़ेंगे, यानी कि उमा शंकर जोशी जी का परिचय पढ़ेंगे हम। ठीक है, उनका साहित्यिक परिचय, उनका लेखन परिचय, उनका कवि परिचय, जो भी है सारा जीवन परिचय, सब कुछ आज उस परिचय के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। उनसे जीवन से जुड़ी हुई जो भी अनुभूतियाँ है, जो भी उपलब्धियां हैं, सारी देखने को मिल जाती हैं हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए अंतिम चैप्टर है, उसके साथ अगले भाग में जब भी क्लास लेकर आएंगे, यानी कि ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जब नया शुरू करेंगे तो वो गद्य खंड शुरू होगा। और आपको पता है कि गद्य की कितनी विधाएं होती है और अलग अलग विधाओं में हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जितना भी पुराना सिलेबस था उसका सिर्फ 70% भाग ही अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड में लिया गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिया गया है। ठीक है, तो 70% भाग को हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद और भी अगर कोई गाइडलाइन आती है तो हम उसमें आप सबको जानकारी दे देंगे। तो हम शुरू करते हैं उमा शंकर जोशी जी का कवि परिचय, यानी कि उनका जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, ये है हमारे उमा शंकर जोशी। देखिए, तो शुरू करते हैं हम उनका जीवन परिचय। सबसे पहले हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। वो भी कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद हम प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है, सिर्फ जन्म और मृत्यु की जानकारी है। उसके बाद में इनकी रचनाओं की जानकारी है। तो रचनाओं की बात करें तो विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये एक एकांकी है। ठीक है, गद्य की विधा है ये एकांकी। ये सारी जो है विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा, ये सभी एकांकी में आते हैं। यानी कि गद्य की एक विधा है जिसे एकांकी कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये उन्होंने रचनाएं की है। ठीक है, सपना भारा, शहीद, ये दोनों एक कहानी है। श्रावणी मेणो, विसामो, उपन्यास है ये दोनों। पारकांजर्ण्या, निबंध है ये। गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण, ये संपादन है इनका। ठीक है, और सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। ठीक है, इन दो पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, देखिए गोष्ठी, उघाड़ी बारी और क्लांत कवि, मारा सोनेट और स्वप्न प्रयाण, ये इनकी पत्रिकाएं हैं जिनका उन्होंने संपादन किया। उसके बाद में 1947 से संस्कृति पत्रिका का वे संपादन करते हुए चले आ रहे थे। ठीक है, अंतिम रूप में आते हैं उनके निधन की तरफ। 1988 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, गुजरात में हुआ था, और 1988 ईस्वी में वो स्वर्ग को सिधार गए थे। ठीक है, अब चलते हैं हम उनके आगे, उनके क्या उनकी उपलब्धियां हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि भाई हिंदी साहित्य सभी जगह था। ठीक है, उर्दू साहित्य का भी बहुत जगह प्रचार प्रसार हो रहा था, अन्य भाषाओं में भी हो रहा था। लेकिन देखिए, गुजरात में रहने वाले थे उमा शंकर जोशी जी। ठीक है, गुजरात में उनका जन्म हुआ था और वहाँ के वे रहने वाले थे। तो गुजरात के रहने वाले यानी गुजरात से संबंधित होने के, गुजरात के नागरिक होने के कारण उन्होंने क्या करा, अपने जो साहित्य है उसमें गुजराती प्रभाव देखने को मिला। उनकी जो गुजराती भाषा है उसका प्रभाव देखने को मिला था। तो गुजराती कवि और साहित्य को उन्होंने नई दिशा प्रदान करी। ठीक है, नई दिशा का मतलब या तो उन्होंने गुजराती जितने भी साहित्य थे उनको हिंदी में अनुवाद किया, और जो हिंदी के साहित्य थे उन्होंने उन कई साहित्य को उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। तो इस प्रकार से उनका जो सम्मिश्रण देखने को मिलता वो
यहाँ पर बहुत ही बखूबी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। परंपराएं किस प्रकार थी, रीति रिवाज किस प्रकार थे, जो भी चाल चलन था वो किस प्रकार था, जो प्रथाएं थी वो कैसी थी। तो परंपरावादी एक कवि थे। कौन थे? उमा शंकर जोशी जी एक परंपरावादी कवि होने के साथ साथ उनको परंपरा का ज्ञान भी था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, भवभूति के उत्तरनाम चरित, कालिदास का एक संस्कृत महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का एक महाकाव्य गिना जाता है। उसके बाद में भवभूति है, उनका उत्तरनाम चरित्र भी उच्च कोटि का महाकाव्य गिना जाता है। उन्होंने गुजराती में अनुवाद कर दिया उनका, ठीक है, संस्कृत में लिखे हुए थे उनका उन्होंने गुजराती में अनुवाद करके गुजरात के लोगों को भी इसके ज्ञान से अवगत करवाया। ठीक है, ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। कैसे? जैसे जो गुजराती साहित्य है भले उसमें कितना लिखा गया था वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे ही इन ऐसे साहित्यों का अनुवाद जब गुजराती भाषा में किया तो गुजराती साहित्य है वो अपनी और जो उपलब्धि है और अपना जो स्थान था वो बढ़ा रहा था, साहित्य के अंदर अपना स्थान कुछ बढ़ा रहा था। ठीक है, आगे देखिए, बतौर कवि यानी कवि होने के नाते उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा। किससे जोड़ा? प्रकृति से। गुजराती कविताओं को, यानी कि वे गुजराती भाषा में भी कविता लिखते थे और उनको उन्होंने प्रकृति से जोड़ा और आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली प्रदान करी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है उमा शंकर जोशी जी। यानी कि अब जीवन की साधारण जिंदगी चल रही है, हमारा साधारण जीवन चल रहा है और साधारण जीवन में भी उन्होंने ऐसे चीज़ों को, ऐसे विषयों को ले लिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कविता की रचना करी है और एक अनोखे कवि के रूप में यहाँ पर उभर कर आए हैं। कौन? उमा शंकर जोशी जी। ठीक है, आगे देखिए, कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी, साहित्य की दूसरी विधाओं जब हमने उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ी थी तो देखिए उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उन्होंने एकांकी भी लिखी है, उन्होंने कई ऐसे संपादन भी किए हैं उन्होंने। ठीक है, तो अलग अलग कहानी भी लिखी है उन्होंने, तो अलग अलग विधाओं में भी उन्होंने अपनी रचनाएं करी है। ठीक है, उनका विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है, खासकर साहित्य की आलोचना में। आलोचना आप सभी को पता है क्या होती है, यानी कि किसी साहित्य के, किसी कवि के या किसी लेखक के द्वारा लिखी गई रचना के गुण दोषों को अवगत कराना और उसके गुणों को बताना, दोषों को बताना, ये सब चीज़ें आलोचना होती है, समालोचना होती है, समीक्षा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आलोचना के अंतर्गत। तो उनका जो सबसे हम कहेंगे कि उनका जो सबसे पहले, सबसे खास कर जो योगदान था साहित्य के क्षेत्र में, आलोचना थी। तो मुख्य रूप से कवि और लेखकों की जो सबसे अच्छी जो रचना होती है, जो योगदान होता है, वो आलोचना ही होती है, क्योंकि आलोचना बहुत बढ़ चढ़ के की जा सकती है। ठीक है, निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते थे, गुजराती निबंधकार थे ये। ठीक है, उमा शंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा है। वो हो भी सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1947 तक का जो समय था वो युवावस्था में थे और उस समय उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भरपूर योगदान दिया होगा, भरपूर सहयोग किया होगा। ठीक है, इसलिए उनका रिश्ता आज़ादी की लड़ाई से रहा होगा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए थे। ये एक बहुत सामान्य बात है कि जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी विद्रोही थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे या आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे, उनमें से कई ऐसे, कुछ ही ऐसे बिरले होंगे जो नहीं गए, अन्यथा जितने भी क्रांतिकारी थे वे सभी के सभी कई न कई बार जेल जरूर गए थे। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं हम यहाँ प्रस्तुत जो कविता है, कौन सी? छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख। तो इन दोनों कविताओं का परिचय पढ़ेंगे कि इन कविताओं के अंतर्गत उमा शंकर जोशी जी ने क्या बताया है। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश में के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब देखिए, कवि कर्म क्या होता है? आप कहेंगे कवि कर्म है तो वो क्या होता है कि छोटा मेरा खेत। यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ, कविता क्योंकि समझ में नहीं आएगी अगर हम इसके मूल भाव को नहीं समझेंगे। तो क्या है कि लेखक ने अपने कागज के टुकड़े को एक छोटा सा खेत बना दिया। ठीक है, जैसे
उनका जैसे एक छोटा सा खेत होता है, उसमें किसान किस प्रकार से खेती करता है, कैसे उसके अंदर एक वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, मुझे उसके अंदर कैसे कर्म करना है जब जाके मेरी फसल उगेगी, वैसे ही एक कवि होता है वो किसान की तरह ही होता है। सबसे पहले वो कल्पनाएं करता है, भूमिकाएं बनाता है, विषय चुनता है, उसके बाद वह उन कागज, उस छोटे से कागज के टुकड़े पर शब्दों का अंकन करता है, जिससे कविता का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें एक कवि के और एक किसान की समानता को लेकर यहाँ बताई गई है कि छोटा मेरा खेत, किसान जिस प्रकार से खेती कर रहा है, वैसे एक कवि भी अपने अंदर, अपने मन के अंदर एक उधड़ बुन में लगा हुआ है कि क्या क्या विषय लूँ। जैसे किसान सोचता है मैं क्या अपनी खेती में बोऊं, है ना, क्या फसल को कौन से बीज में बोऊंगा जब वो फसल उग कर आएगी। तो यहाँ पर जो कवि है वो भी सोच रहे हैं कि मैं कौन से विषय को चुनूं जिस विषय को लेकर मैं शब्दों का अंकन कर सकूं, यानी कि मैं एक कविता का निर्माण कर सकूं। तो ऐसे उन दोनों की चीज़ों में, इन दोनों की मानसिकताओं में समानता बताई गई है, उन समानता को लेकर यहाँ पर कविता की रचना करी है। ठीक है, तो बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है। ठीक है, कागज का एक पन्ना होता है, वो पन्ना किस लिए होता है कि कोई भी रचना शब्दबद्ध यानी कि शब्दों को समूह को लेकर कोई रचना लिखी जाती है। ठीक है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। कैसा लगता है? उसका कागज का जो टुकड़ा है वो ऐसा लगता है जैसे ये एक खेत है और मैं एक किसान हूँ। कवि स्वयं को एक किसान बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में इस खेत में किसी अंधड़, या अंधड़ क्या होती है? आंधी। अब ऐसे ही किसान होता है, जब खेत के अंदर आंधी चलती है तो उसके अंदर एक गुत्थम गुत्थ चलती है, एक अजीब सी कसमकसाहट चलती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो कवि होता है वो भी अपनी भावनात्मक आंधी में लिपटा हुआ रहता है, भावनात्मक आंधी को सहन करता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कौन से शब्द इसमें लिखूं, किस प्रकार से लिखूं कि कविता बन जाए, उत्कृष्ट कविता बन जाए, अच्छी बन जाए, समाज हित में बन जाए। इस प्रकार से उसके अंदर भी कई प्रकार की ऐसी उधड़ बुन चलती रहती है। ठीक है, आंधी से होगा के प्रभाव से, यानी कि उस अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। अब बीज कैसे बोया जाता है कि भाई देखिए, जैसे आंधी आई और आंधी के बाद थोड़ी बारिश आई और बारिश से थोड़ा जो खेत है वो गीला हो गया। अब मैं बीज बोऊंगा तो उसका वो निकल कर आएगा, उसका अंकुर फूटेगा, यानी कि इस तरह से वो अपनी मन की बातें सोच रहा है। तो ऐसे ही कवि यहाँ पर ये सोच रहा है कि जैसे मेरा एक कागज का पन्ना है, चौकोर पन्ना है, उस पन्ने के ऊपर मैं अपनी कल्पनाओं के, मैं अपनी जो भावनात्मक अनुभूतियाँ हैं उनके बीज बोऊंगा। उन भावनात्मक अनुभूतियों के बीज बोने के बाद में जो अंकुरन निकलेगा, यानी कि जो एक फसल के अंदर, फसल बोने के लिए जब पहले बीज डाला जाता है खेत में, मिट्टी के अंदर, गीली नम मिट्टी में जब बीज डाला जाता है तो बीज एक अंकुर फूटता है। तो इसी प्रकार से जो लेखक है, जब वो शब्दबद्ध रचना लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अपनी कल्पनाओं के अंकुर फूटते रहते हैं और जैसे फसल अंकुर, जो अंकुरित फल है, जो अंकुरित बीज है, वो अंकुरित बीज धीरे धीरे एक पौधे का निर्माण कर जाता है और फसल तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से जो कवि होता है वो क्या करता है, अपनी कल्पनाओं और अपनी भावनाओं की अनुभूतियों को उस पन्ने पर उकेरा जाता है, यानी कि शब्दबद्ध रचना को लिखता जाता है। कल्पनाओं के माध्यम से नए नए विचार उसके अंदर आ जाते हैं और एक नई कविता बनकर तैयार हो जाती है, जैसे एक फसल तैयार होती है। तो यहाँ छोटा मेरा खेत में उन्होंने यही बात बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, यह बीज रचना विचार, ये जो बीज रचना है वो क्या है? विचार है, यानी कि विचार कर उसने किया, कवि ने विचार किया यानी कि बीज बो दिया। ठीक है, और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है, मतलब खुद तो बिल्कुल ही वहां से अदृश्य हो जाते हैं, स्वयं कवि वहां से अदृश्य हो जाते हैं और वो कविता, क्योंकि कल्पनाओं की भावना, कल्पनाओं की धाराओं में जब कवि चला जाता है तो वहाँ पर इतना सारा, आप सोच सकते हैं कि इतना सारा सारांश, यानी कि कह सकते हैं कि इतना सारा भंडार लेकर आता है शब्दों का और उन शब्दों के माध्यम से एक अच्छी सी कविता का निर्माण कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं
और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है। शब्दों के जैसे बीज में से अंकुर निकला और फिर वह एक फसल बनकर तैयार हो गई, उसी प्रकार से जैसे ही विचारों की अंकुरन कल्पनाओं के माध्यम से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं तो वो एक कृति बन जाती है और एक स्थायी कृति बन जाती है, ठीक है, और एक अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, ठीक है। यानी कि उस क्षण, जिस क्षण हम अगर किसी बीज को भूमि में डाल दें, उस क्षण अगर माहौल सब कुछ सही है, वातावरण सही है, जलवायु सही है, मिट्टी सही है, सब कुछ सही है, और उस समय हम अगर बीज को भूमि में डाल देते हैं तो वो एक फसल का निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार से जब वातावरण और माहौल बना हुआ है और उस समय कवि अपनी कविता की रचना लिखना शुरू कर देता है तो एक कृति जो अपना एक स्वरूप लिए हुए होती है वो बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई यानी कि उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है, ठीक है। कटाई यानी कि कटाई से भी कम नहीं होती है, यानी कि क्या होता है कि ये जो रचना है, ये जो फसल है वो ऐसी होती है कि हजारों बार, असंख्य बार, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी बार आप काट दो लेकिन वो फसल फिर उबर कर आती है, क्योंकि वो ऐसी जलवायु में, ऐसे माहौल में प्रस्फुटित हुई थी, यानी कि ऐसे माहौल में वो बोई गई थी, जिसकी सिंचाई की गई थी। अब यहाँ पर कवि की कविता की बात करें तो एक कविता है वो असंख्य लोगों द्वारा पढ़ी जाती है, लेकिन उसका जो वजूद है वो समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो जिस माहौल में लिखी गई है वो माहौल उत्कृष्ट श्रेणी का था। तो उत्कृष्ट श्रेणी के माहौल में लिखी गई जो शब्दबद्ध रचना है वो एक उत्कृष्ट कृति कही जाएगी, और वह जो उत्कृष्ट कृति है वो कितनी ही बार पढ़ो कोई भी उससे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि निराश नहीं होगा या फिर कोई बोर नहीं होगा, किसी उसके अंदर और ज़्यादा उसके अंदर बार बार पढ़ने के लिए उत्कंठा जागृत होती रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है। फसल समाप्त हो सकती है लेकिन साहित्य की जो फसल है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो कभी भी चुकता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आती है उनकी दूसरी कविता बगुलों के पंख। पहली कविता थी छोटा मेरा खेत, अब आती है दूसरी कविता बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं। कई युक्तियां यानी कि उपाय, युक्तियों का मतलब क्या होता है, उपाय, यानी कि प्रकृति का सौंदर्य चित्रण भी उन्होंने बगुलों के खेत के माध्यम से किया है। खेत, बगुलों के खेत यानी कि ऐसा मनोरम दृश्य है जहां पर बगुले ही बगुले दिखाई देते हैं। तो खेत का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, वो स्थान होता है, वो कितना बड़ा होता है, और उस स्थान पर जब बगुले हैं तो ऐसा लग रहा है कि बगुलों की खेती उगर आ गई है, इतनी सुंदरता हो गई है, ठीक है। जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। अगर हम किसी चीज का, किसी स्थान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन करते करते आप कभी नोटिस करना, ध्यान देना कि हम भी उस वर्णन में खो जाते हैं। क्यों खो जाते हैं? क्योंकि हमें वो इतनी सुंदरता लगी और हमने महसूस करी, तब हम किसी सामने वाले को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि वहाँ की सुंदरता किस प्रकार से, अलग अलग दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर हम बता रहे हैं कि वहाँ की सुंदरता कैसे थी। तो ये सुंदरता जब आप आत्मसात नहीं करोगे तब तक वो सुंदर नहीं लगेगी, ठीक है। आगे देखिए, वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। क्या होता है कि जब कवि, कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पर हम कवि की बात करेंगे, कि जब कवि ने उस सुंदरता को आत्मसात किया, आत्मसात करने के बाद में उन्होंने जब सामने बताया कि जब अपने शब्दों के माध्यम से लिखने का प्रयत्न किया कि मैं उस सुंदरता का वर्णन करूं, तो वर्णन करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जिनसे वो सुंदरता जो उन्होंने देखी थी उसमें 4 चांद लगकर वो सुंदरता को, उन्होंने उस सुंदरता का बखान किया है। तो इसलिए बताया है कि यहाँ पर वस्तुगत और आत्मगत दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से यहाँ पर संयोग की जो पाठक है वो उस सुंदरता को काफी और महसूस करता है और तरीके से देखता है, ठीक है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है।
कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर यानी कि लाइनों में चलते हुए एक आकार को लेकर और जब बगुले विचरण करते हैं आकाश में, तो वो जो सुंदरता है वो बहुत ही अनोखी होती है। वो ऐसा लगता है कि ये खेत, बगुलों का खेत है ये। ठीक है, आगे देखिए, वे कजरारे बादल है। कजरारे बादल का मतलब क्या होता है? बादल कैसे होते हैं? श्याम वर्ण के होते हैं, तो उनको क्या कहा है? कजरारे बादल कहा है कि वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। सांझ कैसी होती है? शाम का समय कैसा होता है? सांझ। उस सांझ के समय जो सफ़ेद सफ़ेद उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है, बगुले कैसे रंग के होते हैं, किस वर्ण के होते हैं? वे सफ़ेद वर्ण के होते हैं। और सफ़ेद वर्ण की जो काया है सांझ के ऊपर, इन बादलों के ऊपर जब विचरण करती है, जब देखती है, तो कैसे प्रतीत होते हैं? यानी कि सांझ के ऊपर कोई श्वेत काया विचरण कर रही है, ऐसे प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम, नयनाभिराम का मतलब होता है आंखों को सुंदर लगने वाला, आंखों को सुंदर लगने वाला। ठीक है, आंखों को सुंदर लगने वाला है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। यानी कि कवि को इतना सुंदर लग रहा है वो दृश्य, उनकी आंखों को इतना सुंदर लग रहा है कि वहां से एक टकी उसको देखे जा रहे हैं, वहां से अपनी आंखों को बिल्कुल भी इधर उधर विचलित नहीं कर रहे हैं। तो उनको, क्योंकि उन्होंने आत्मसात किया है, अपनी आंखों से देखकर उन्होंने आत्मसात किया, उस सुंदरता को अपने मन में समाया है, इसलिए वो एक टक देखे जा रहे हैं। और उनकी आंखों को बहुत सुंदर लगने वाला जो दृश्य है, इसलिए वो सब कुछ भूलकर उसी में अटके से लगे, वो वहीं पर देख रहे हैं, चारों तरफ और क्या हो रहा हो उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंदने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, गुजराती में लिखी गई थी ये दोनों कविताएं, इनका हिंदी रूपांतरण यानी कि हिंदी में अनुवाद किया गया है। रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। यहाँ देखिए, जो उमा शंकर जोशी जी है, उन्होंने तो क्या किया था भाई, ये गुजराती भाषा में कविता लिखी, बगुलों का खेत और छोटा मेरा खेत। लेकिन ये जो रघुवीर चौधरी है और भोला भाई पटेल है, इन दोनों ने क्या करा कि गुजराती भाषा में लिखी गई कविता का अनुवाद कर दिया हिंदी भाषा में। इसलिए हमारे यहाँ पर जो संकलन है वो अनुवादित संकलन किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज हमारा उमा शंकर जोशी जी का जीवन परिचय, कवि परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी जो कविताएं हैं उनका परिचय। कविताओं को अब आपको आराम से समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमने उनका परिचय पढ़ लिया है कि छोटा मेरा खेत के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं और बगुलों की पंख के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। तो तैयार रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसके अंदर हम लेकर आते हैं उमा शंकर जोशी जी की ये दोनों कविताएं। तब तक के लिए थैंक यू।